डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी की राजस्थान को सौगात, जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण, पचपदरा रिफाइनरी का किया लोकार्पण। कहा, युद्ध के बीच भी देश में नहीं आने दिया ऊर्जा संकट। पंजाब कांग्रेस में टूट संभव, चन्नी की मीटिंग में 50 नेता पहुंचे। बोले, हाईकमान प्रधान वनरिंग को हटाए। एक सांसद दिल्ली में शाह से मिले। नागपुर में मोहन भागवत ने संघ की कार्यप्रणाली पर की स्थिति स्पष्ट। कहा, आरएसएस किसी संगठन को कंट्रोल नहीं करता। 5 महाद्वीपों के लोग चाहते हैं कि आरएसएस जैसी ट्रेनिंग। भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर नितिन नवीन। सीएम योगी संग बैठकें और संगठनात्मक चर्चाएं से यूपी चुनाव की रणनीति को मिलेगी धार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान दौरे के दौरान जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल और करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत से विकसित पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण किया है। राजस्थान में पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया, लेकिन 21वीं सदी के नए भारत का संकल्प इस संकट पर भारी पड़ा। हमने हर स्तर पर सही और समयबद्ध फैसले लिए, संकट का सटीक आकलन किया और प्रभावी रणनीति तैयार की। उन्होंने आगे कहा कि इन संवेदनशील निर्णयों का महत्व आने वाला इतिहास अवश्य दर्ज करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी जरूरत की लगभग 60% एलपीजी का आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। युद्ध और तनाव के कारण आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसे समय में राजस्थान की धरती से मिली संघर्ष की प्रेरणा के साथ सरकार ने देश में ही एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया। युद्ध की वजह से डीजल पेट्रोल पर आया संकट भी बहुत बड़ा था। हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50% का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान दौरे के दौरान जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल और करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत से बनी पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण किया। नए एयरपोर्ट टर्मिनल को उड़ान योजना के तहत लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इससे यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। पचपदरा रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है। इसके लिए 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई है, जो मिस्र के गीजा पिरामिड की खुदाई से लगभग 6 गुना अधिक है। रिफाइनरी से निकलने वाले उप उत्पादों पर आधारित प्लास्टिक उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। मुझे बताया गया कि आज राजस्थान में 10-12 हजार स्थान पर लाखों की तादाद में इस कार्यक्रम में लोग जुटे हैं। और अभी मैं स्क्रीन पर भी देख रहा था, जहां भी देखो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने से जुड़े हुए
सभी मेरे राजस्थान के भाई बहनों को भी मैं यहां से प्रणाम करता हूं। साथियों, गर्मी के एक मौसम में स्थान स्थान पर इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का एकत्र आना, हम सबको आशीर्वाद देना, ये दिखाता है कि भाजपा सरकार के प्रयासों पर आपका विश्वास कितना बुलंद है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले ही टूट के आसार बने हुए हैं। पूर्व सीएम व जालंधर से सांसद चरणजीत चन्नी के बगावती तेवर देख कांग्रेस हाईकमान एक्टिव हो गया है। दिल्ली से एक सीनियर नेता ने चन्नी को कॉल कर अभी कोई बड़ा कदम न उठाने को कहा है। दूसरी तरफ दिल्ली में अमित शाह से मिलकर आए गुरदासपुर सांसद सुखजिंदर रंधावा ने हाईकमान पर ही सवाल खड़े किए। रंधावा ने कहा, लीडरशिप को देखना चाहिए कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। इतने पदाधिकारियों के बावजूद डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी इसको लेकर हरकत में आ गए हैं। वो अगले कुछ ही दिनों में चंडीगढ़ पहुंचकर मौजूदा प्रधान सांसद अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग और पूर्व सीएम सांसद चरणजीत चन्नी से मुलाकात कर सकते हैं। सांसद अमरिंदर राजा वंडिंग को प्रधान बनाए रखने पर पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने कांग्रेस हाईकमान को तीखे तेवर दिखाए। अपने घर मोरिंडा में 50 से ज्यादा नेता इकट्ठे कर हाईकमान का फैसला रिजेक्ट कर दिया। चन्नी गुट ने कहा कि एक हफ्ते के बाद वो हाईकमान से मुलाकात करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अगली खबर, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत का अहम बयान सामने आया है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ से जुड़े विभिन्न संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और उन्हें संघ न तो केंद्रीय स्तर पर संचालित करता है और न ही किसी तरह से रिमोट कंट्रोल करता है। मोहन भागवत ने कहा कि लोगों में अक्सर ये गलतफहमी रहती है कि संघ से जुड़े सभी संगठनों का संचालन सीधे संघ करता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अनेक संगठन और स्वयंसेवक अपने अपने दायित्वों के अनुसार काम करते हैं और संघ की कार्यप्रणाली में केंद्रीय नियंत्रण या रिमोट संचालन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सरसंघ चालक ने कहा कि संघ की संरचना समाज आधारित सहभागिता और स्वायत्त कार्यशैली पर आधारित है। उनके मुताबिक स्वयंसेवकों और विभिन्न संगठनों की कार्यप्रणाली स्वतंत्र है तथा संघ केवल वैचारिक प्रेरणा का कार्य करता है, प्रत्यक्ष संचालन या नियंत्रण का नहीं। संघ का क्या है, क्या क्या संघ का है, लोगों को गलतफहमी होती है ना। इतने सारे संगठन हैं जिसमें स्वयंसेवक काम करते हैं, इतनी सारी गतिविधियां हैं, तो उनको लगता है कि ये संघ ही चलाता है, संघ उसको सेंट्रली डायरेक्ट करता है या रिमोटली कंट्रोल करता है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। संघ कार्य की रचना में ये सब है नहीं। आज जो स्वयंसेवक अन्य अन्य काम कर रहे हैं, समाज को साथ लेकर कर रहे हैं, वैसे सारे अन्य अन्य कार्य समाज को साथ लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने कर लिए थे, कर चुके थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लखनऊ दौरे पर पहुंचे हैं। नितिन नबीन का ये पहला यूपी दौरा है। एयरपोर्ट पर सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक 42 से अधिक स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। इसके लिए 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैनात रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी में 1 लाख से ज्यादा पोस्टर बैनर लगवाए गए हैं। यहां ओपन वैन में नितिन नबीन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक करीब 18 किलोमीटर लंबा रोड शो किया गया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ विशेष रथ पर सवार होकर रोड शो के लिए रवाना हुए। पूरे मार्ग में जगह जगह कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये नितिन नबीन का पहला लखनऊ दौरा है। वो करीब 36 घंटे लखनऊ में रहेंगे। इस दौरान सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक के अलावा आरएसएस पदाधिकारियों से भी उनकी मुलाकात होगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में नितिन नबीन प्रदेश संगठन की मीटिंग भी करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह, सभी प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री शामिल हैं। मैं पिछले बार लखनऊ जब आया था और आज जब जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का प्यार और स्नेह देखने को मिल रहा है, 2027 में कमल खिलेगा, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार मोदी और योगी की जोड़ी ने बनाया है, निश्चित रूप से बाबा विश्वनाथ का काशी विश्वनाथ का नगरी, अयोध्या की नगरी और मथुरा की नगरी वाला ये उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से फिर से कमल खिलाने को 2027 में तैयार खड़ा है। और आज की जो वानगी देखने को मिली है, मैं मानता हूं कि पूरे लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से 2027 का क्लियर कट कर सकते हैं। 2027 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां एसआईटी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूसरे दिन भी जांच की। ट्रस्ट के भूमि खरीद लेन देन और अधिकारियों की संपत्तियों का सत्यापन किया गया। पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ल को रिमांड पर लेकर उसके कमरे और ठिकानों का निरीक्षण किया, जिसमें एक कार और अन्य संपत्तियों का पता चला है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने दूसरे दिन भी लगभग 8 घंटे पड़ताल की है। ट्रस्ट के लिए भूमि खरीद को लेकर विभिन्न बैंकों से हुए लेन देन का सत्यापन भी किया गया। गणना में शामिल रहने वाले बैंक कर्मियों को बुलाकर पूछताछ भी की गई है। मंदिर से जुड़े तीनों जिम्मेदार लोग चंपत राय, अनिल मिश्र तथा गोपाल राव की संपत्तियों का विवरण भी देखा गया है। शाम 7 बजे टीम लखनऊ रवाना हो गई। अयोध्या राम मंदिर के दान पात्रों से चोरी के मामले पर राष्ट्र स्वयंसेवक संघ ने पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि इस घटना से करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा एसआईटी की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ाने के बाद गुरुवार दोपहर 2 बजे दोबारा एसआईटी के तीनों सदस्यों लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज किरण एस व विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार ने महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्र व व्यवस्थापक गोपाल राव सहित भूमि खरीद से जुड़े लोगों से पूछताछ की थी और इन लोगों से उनकी संपत्तियों का विवरण मांगा था। टीएमसी बागी विधायक गुट ने पार्टी के दफ्तर पर कब्जा किया है। गुट के नेता और पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष ऋतव्रत बनर्जी समेत 60 विधायक तृणमूल कांग्रेस के हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां 5 मिनट तक मीटिंग भी की। कोलकाता में टीएमसी के राजनीतिक भविष्य पर उस समय प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था, जब पार्टी में विधानसभा चुनाव की हार के बाद फूट पड़ गई थी। पार्टी के एक धड़े ने बगावत करते हुए खुद को औपचारिक रूप से असली टीएमसी का दर्जा दे दिया था। वो विवाद जग जाहिर भी हुआ है। वहीं चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से पूछा भी कि कौन असली टीएमसी है। गुट ने नेता और पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष ऋतव्रत बनर्जी समेत 60 विधायक तृणमूल कांग्रेस के हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां 5 मिनट तक मीटिंग की, जहां पर फिर बाहर निकलकर गेट पर ताला लटका दिया गया। बागी गुट ने दावा किया है कि हम असली टीएमसी हैं, दफ्तर पर हमारा अधिकार है। इसके बाद ममता बनर्जी समर्थक टीएमसी नेता कुणाल घोष के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां लगातार हंगामे की खबर है। ऋतव्रत बनर्जी ने समर्थकों नेताओं के साथ मुख्यालय में बैठक कर खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया। उन्होंने कहा कि अब पार्टी का काम यहीं से चलेगा। एक दिन पहले गुरुवार को उनके गुट ने चुनाव आयोग में पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर दावा पेश किया था। ममता बनर्जी समर्थक गुट के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष कार्यालय पहुंचे, लेकिन गेट पर ताला लगे होने के कारण अंदर नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं वे निर्दलीय चुनाव जीतकर नहीं आए थे। कार्यालय पर कब्जा राज्य प्रशासन और पुलिस की सहमति से किया गया है। हाँ आया है वो ऋतुव्रत बनर्जी वो लोग एक तो डॉक्यूमेंट्स दिया, उसका रिप्लाई मांगा है। वो लोग हम लोग सोचते हैं क्या करेगा, करेंगे। खेल वो लोग शुरू किया है, खत्म करके दिखाएगा। दोनों जगह में दिखाएगा। एक अदालत में दिखाएंगे और फिर जनता की अदालत में दिखाएंगे। ये छोटे स्पेशल क्रिमिनल लोग को सब दिखा देंगे। नहीं, इट इज टोटली रॉन्ग, अगेंस्ट लॉ, an attempt to forcibly occupy,
but we shall look into it. We shall take civil and criminal process against this, and our boys have gone there. Let us see what they report. अगली खबर का रुख करेंगे, जहां ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो गई हैं। खामेनेई के साथ उनकी 14 महीने की पोती, पत्नी, बेटी और दामाद को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। खामेनेई की पोती के छोटे से ताबूत के पास उसकी तस्वीर भी रखी गई है। तेहरान के मुसल्ला परिसर में अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूत रखे गए हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत देश का शीर्ष नेतृत्व तेहरान के ग्रैंड मुसल्लम में खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंचा है। इस दौरान पेजेशकियान भावुक होकर रो पड़े। उनके साथ मौजूद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और कई सैन्य अधिकारी भी अपने आंसू नहीं रोक सके। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई थी। 131 दिन बाद 9 जुलाई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। हालांकि रूस, चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों के टॉप लीडर्स ने इससे दूरी बरती है। ईरान की तरफ से न्योता भेजे जाने के बावजूद इन्होंने अपने निचले स्तर के प्रतिनिधियों को भेजा है। भारत सरकार की ओर से भी विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्ग्रेटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन आधिकारिक रूप से इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा तेहरान पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगली खबर, गाजियाबाद जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। लोनी तिराहा स्थित जीटी रोड पर सड़क किनारे बनी एक अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। गाजियाबाद के लोनी तिराहा जीटी रोड पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे बनी एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन के मुताबिक ये निर्माण करीब 6 वर्षों से सड़क पर अतिक्रमण कर बना हुआ था, जिससे यातायात प्रभावित होता था और लोगों को रोजाना जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटा दिया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जिला प्रशासन बुलडोजर की मदद से सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई यातायात को सुचारू बनाने और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई है। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी गई। गाजियाबाद मार्ग जो है, इस पर एक मजार है जिसको आज क्या नाम है PWD द्वारा और जो यहाँ पे नगर पालिका है उसके द्वारा हटाए जाने का निर्णय लिया गया है। उसी के संदर्भ में यहाँ पर आज पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ पर लगभग 300 के आसपास हमारी सिविल पुलिस है और 2 प्लाटून PSC है और ये कार्रवाई अभी शुरू करने जा रहे हैं। आज ये जो सैयद बूढ़े साहब की जो मजार हटाई जा रही है, मैं SDM साहब मेरे साथ है, उनसे पूछ रहे थे कि आखिर कितनी पुरानी थी और कहाँ ये मजार बनी थी। देखिए, ये मजार 10 से 15 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। ये लोनी से गाजियाबाद जाने वाली जो मुख्य मार्ग है उसके ऊपर स्थित थी। ये कब से आपको शिकायतें मिल रही थी कि मार्ग अवरुद्ध हो रहा है कि ये मजार की वजह से? किस तरह से शिकायतें मिली, किस तरह से हटाने की पूरी प्रक्रिया? ये यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से, निवासियों की तरफ से शिकायतें थी कि इसकी वजह से यहाँ अवैध अतिक्रमण की वजह से घंटों तक जाम रहता है, आने जाने में समस्या होती है। तो उसी क्रम में आज ये नगर पालिका PWD और प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में सड़क से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण के रूप में ये मजार को हटाया गया। SDM साहब का कहना है कि ये मजार 10 से 15 साल पुरानी है, लेकिन अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि ये मजार पिछले 70 वर्षों से इधर ही बनी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।